ईरानियन साइड से हम देखें तो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ अभी भी आ रही है। शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग इस मुआहदे के बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। 300 अरब डॉलर्स की भी बात हो रही है कि शायद कोई प्लान बनाकर दिया जाएगा ताकि दोबारा से तामीर का अमल जो है ना ईरान के अंदर वो शुरू किया जा सके, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है ईरान के अंदर। किया जाएगा, अमेरिका एंड पार्टनर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तामीर का अमल जो है ना ईरान के अंदर वो शुरू किया जा सके, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है ईरान के अंदर। किया जाएगा, अमेरिका एंड पार्टनर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबल है कि 300 अरब डॉलर का एक प्लान पेश किया जाएगा कि जो प्लान ईरान की रिकंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर की वापस रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट में यूज़ होगा। लेकिन जो चीज़ मैं टू लाइट लेके आना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अदद पैराडाइम और एक पेडिस्टल सेट कर दिया है कि जिसको आप देख सकते हैं और आप किस तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी करनी है ये चीज़ सीख सकते हैं। आई गेस इट वुड बी फेयर टू से कि सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक ऑल आउट न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एनी डाउट 70 मेंबर्स थे ईरान की साइड से जो मोहम्मद बाकर कारिबाफ साहब लीड कर रहे थे, और एट द सेम टाइम 300 की डेलीगेशन थी जो हमारे पास जेडी वैंस लीड कर रहे थे अमेरिकन साइड से। तो अगर ओवरऑल टोटल किया जाए इसको तो तकरीबन 370 डेलीगेट्स के दरमियान दो ऐसे ममालिक को बिठा के कि पिछले 4-5 डेकेड्स में टेबल पे आके नहीं बैठे थे। सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर के जिन्होंने आके इस चीज़ को मीडिएट करवाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जिन्होंने इस चीज़ के अंदर अपना हाथ डाला, सर्विसेज दी। एट द सेम टाइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब फॉर ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ टू पाकिस्तान, टू अमेरिका, बैक टू ईरान। सो आई थिंक देना चाहिए जहाँ पर ड्यू। हमारे साथ मंसूर जाफर साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, ईरान के मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या खुश हैं या फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है या MOU साइन होने जा रहा है, क्या उनको लगता है कि ये काबिल अमल होगा आइंदा 60 दिनों के लिए भी। मंसूर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही सवाल कि जो पॉइंट ऑफ एक डिफ्लेक्शन बने हुए थे या कॉन्फ्लिक्ट का मरकज़ बने हुए थे पॉइंट्स, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला था, उस पर सॉवरेनिटी कायम करना चाहता था ईरान। दूसरी तरफ एनरिच्ड यूरेनियम का मामला था एंड लेबनान का मामला, जो सीधा सीधा बड़े पॉइंट्स हैं। हम अफजूदा यूरेनियम की इतनी ज़्यादा बात नहीं सुन रहे हैं इस मुआहदे के अंदर। हम क्या समझे कि क्या वाकई में अमेरिका थोड़ा सा बैकआउट किया इस पॉइंट से कि ठीक है उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो खोल दे ताकि बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो सके। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ इसमें दोनों फरीक अफजूदगी के मामले में यानी न्यूज़ के मामले में उन्होंने अपनी अपनी जो एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी उससे रिलेटिवली आपको वो बच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगरचे इसकी कोई हमारे पास अभी कोई फाइनल ऐसी कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो नहीं है कि वो किस हद तक या किस हद तक इस इशू पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन ईरान की तरफ से भी यकीनन एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला है कि उन्होंने फर्दर अफजूदगी और उसी तरीके से जो मॉरेटोरियम वगैरह है उसकी बात अभी तय होना बाकी है। लेकिन उसूली तौर पे ईरान भी इस मामले में तैयार दिखाई देता है और यकीनन अमेरिका तो बहुत बड़े दावे कर रहा है, उन्होंने बिल्कुल उनका न्यूक्लियर डस्ट तक जो है उसको डिस्पोजल के लिए जो है बात कर ली है। दूसरी जहाँ तक आपकी बात है कि इसमें जो उनका जो इशू खासतौर पे जो प्रॉक्सीज का इशू जो आप बात कर रहे थे, इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा कंटेंशियस इशू है आपने हॉर्मस के बाद वो यही है, क्योंकि आपको याद होगा इब्तिदा में जब इस कज़िये के हवाले से जो सीज फायर का जो एक प्लान बनाया गया था उसमें क्लब किया गया था लबनान के सीज फायर को भी, और ख़ासतौर पे जो पहली ट्वीट हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से देखने को मिली थी उसमें ये बताया गया था कि लबनान का सीज फायर भी इसमें शामिल है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि इसराइली दबाव के तहत एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इसको इम्प्लीमेंट ना करा सके, बल्कि उन्होंने पहले ही उसको पहले मरहले में निकाल दिया। लेकिन अब फाइनली जो चीज़ सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि लबनान का महाज जो है उस पर भी सीज फायर किया जाएगा। लेकिन हैविंग सेड, अभी आप अगर देखिए कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं इसराइल से, उसमें खास तौर पे नेतन्याहू का ये बयान बड़ा नुमाया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को पाबंद ख्याल नहीं करते हैं लबनान के हवाले से। अमेरिका ने इस माहदे में जो कमिटमेंट्स दी हैं और ना ही हम वहाँ से अपना फोर्सेज जो हम इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, दरअंदाजी कर चुके हैं, वहाँ से वापसी की। तो आप ऐसी सूरत हाल में तो माहदे का जो खदशा था कि स्पॉइलर अपना रोल अदा करेंगे वो इब्तिदा से ही, अभी अगरचे वो इन्फोर्स नहीं हुआ है, उसके लिए 19 तारीख रखी गई है, लेकिन उससे पहले ही वो बिल्ली थैले से बाहर होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे असल इम्तिहान डोनाल्ड ट्रंप साहब का है, जो कहते थे कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, मेरा हुक्म चलता है, आई एम रनिंग द शो,
अब देखना होगा कि वो किस हद तक साथ ही वो अपने कह इस रहे हैं लाडले कि स्लोग स्टेट को नेतन्याहू जो इज है अ वेरी टफ गाय, तो ये भी वो इदराक कर रहे हैं साथ साथ कि उनको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। अच्छा मंसूर जाफर साहब, एक छोटा सा पॉइंट उस पर डिलिबरेट करते चलें। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे फेस सेविंग थोड़ी सी कि एनिमीज़ एंड फ्रेंड्स अलाइक उनके सामने मैं इस वॉर का डिक्टेटर जाऊं कि मैं जो डिक्टेशन देता हूं वो होती है, जंग मैं कहूँगा तो शुरू होगी, मैं कहूँगा तो जंग रुक जाएगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा कि अमेरिका और इसराइल जिस तरह फंक्शन कर रहे हैं, इसराइल ने अटैक किया लेबनान पे चंद घंटे पहले और ठीक ठाक बड़ा हमला किया। अमेरिका की तरफ से बयान आया कि जी ये आपने बहुत बुरा कर दिया। ईरान इस चीज़ को कैसे रिसीव करेगा, और क्या ईरान की कॉस्ट मान जाना, वो जो 14 नुकात उन्होंने अपने मीडिया पे शाया किए हैं वो मान जाना डोनाल्ड ट्रंप साहब की फेस सेविंग कैंपेन के लिए एक अच्छा ओमन साबित हुए हैं या नहीं? देखिए जी, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो रिलेटिवली ही की जाएगी। जाहिर है अमेरिका उसको अपने हक में करेगा और ईरान जो है उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी जो वजाहत है और उसकी पोर्ट्रेल जो है वो अपने एंगल से करेगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैं समझता हूँ इवॉल्व करना शायद इस वक्त पॉसिबल ना हो, लेकिन जो मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं या जो मुख्तलिफ लोग इस पर बात करेंगे, जब इसके हमारे पास सारे नुकात सामने आएंगे तो उसकी रोशनी में ये तय किया जा सकेगा कि हकीकी मानों में विक्ट्री किसकी हुई है और किसने गिवन किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों फरीक अपने तौर पे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसीज उनको खासतौर पे जो राय अम्मा है उसे मुतमिन करें कि उनके मफादात का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और खासतौर पे जो करना चाह रहे थे उन्होंने किया है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर आप इनिशियल ट्वीट देखें जिसमें उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि मायदा हुआ है, तो वो बड़ी डिक्टेटिंग किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि जी फ्लो द ऑयल, जैसे वो बादशाह सलामत जो है वो फरमान जारी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें फरमान अपने हवाले से तो जारी कर सकते हैं कि जी ठीक है ब्लॉकेट खोलने का मैं हुक्म देता हूँ, लेकिन वो ईरान को ये हुक्म नहीं दे सकते हैं कि वो साथ आप नए हॉर्मुज़ खोलें। उसके लिए ईरान अपनी उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा कि उन्होंने किस अंदाज से उसको मंसूर साहब, ये कितना डिस्ट्रप्टिव रहा है पूरे प्रोसेस के लिए? कता कलामी की माजरत, कितना डिस्ट्रप्टिव रहा है ट्रंप का ये लहजा इस्तेमाल करना, बार बार धमकियां देना, एक तरफ मुज़ाकरात होना, दूसरी तरफ हमें ये नजर आना पूरी सिविलाइजेशन को हम ख़त्म कर देंगे, हम उड़ा कर रख देंगे और पता नहीं किस तरह की बातें। ये कितना डिस्ट्रप्टिव या नुकसानदेह साबित हुआ है पूरे मुज़ाकरात के अमल के लिए? ये मुज़ाकरात के अमल को तो इसने अपनी जगह सबोताज किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूँ उससे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जो एक उनकी जो साख है, जो उनका स्टेचर है बतौर एक एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको बड़े तरीके से बड़े बुरी तरह टार्निश किया है कि ये स्टाइल जो है ये कम से कम अमेरिकन जो एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ये उसका स्टाइल नहीं है। और ख़ासतौर पे इस अंदाज से कि आप हर बात को मशरूत करें और फिर उसको इस अंदाज से करें कि अगर नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ ये जो एक लहजा है, ये जो एक स्टाइल डेवलप कर लिया उन्होंने, ये उनके लिए इन द लॉन्ग रन आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शन है वही उसका हकीकी मानों में एक बैरोमीटर है कि उनको किस हद तक उनकी इस किस्म के ऐलानात की कीमत भुगतानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि जो एक अमेरिकन जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है और ख़ासतौर पर जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज, वो जो एक बड़ी चेरिश की जाती थी अमेरिका के हवाले से, वो तो एक्सपोज होकर रह गया। इसके साथ साथ जो इब्तदाई लॉस पहुंचा है वो तो यकीनन उस पूरे प्रोसेस को कि जिसको बार बार डीरेल किया गया इसी तरह की धमकियों के नतीजे में। और ऐसी सूरत हाल में अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस मुंह से जो है वो अपने अवाम को ये बताएंगे कि जिस तारीख को वो तबाह करने जा रहे थे, अब उन्हीं के खामेनेई साहब के मुश्तबा खामेनेई साहब के साथ वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, उनके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या बताएंगे कि जिस रिजीम का खात्मा करने जा रहे थे वो अपने उसी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्केलेटन के साथ आज भी मौजूद है और उसी के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। वहाँ पे फेस जरूर चेंज हुए हैं लेकिन वली अल फकीह का कॉन्सेप्ट आज भी वहाँ पे इंटैक्ट है। और इसी तरीके से ईरान अपनी जिन प्रॉक्सीज के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न था उसके लिए उन्होंने आखिरी वक्त तक ये जंग लड़ी है और इस वक्त भी उसको माहदे के अंदर शामिल करवा के तमाम लेट्स सी मंसूर साहब 19 तारीख तक क्या कुछ बदलता है या नहीं बदलता, क्योंकि इजराइल ने तो बड़ा ओपनली कह दिया कि हम तो फरीक हैं नहीं और हम पर पाबंदी भी नहीं आयद होती है कि ट्रंप क्या कमिट करके आते हैं। लेबनान के अंदर वो तो अपना इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स दे रहे हैं वहाँ पर रहने वालों को। डेफिनेटली विल हैव टू वेट टिल 19th of June फ्राइडे।